हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और यूं कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही तैयार होता है। अगर आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीके से प्रिपेयर है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करने में बहुत कम समय लगेगा और इसके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज आप सभी लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। और अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को समझने में, सीखने में लापरवाही करी या सही तरीके से कंसिस्टेंट तरीके से आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखा, तो आप ही लोगों को आगे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से देखेंगे, पूरी तरह से सीखेंगे और खूब सारे इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपको इस टॉपिक को तैयार करने में दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें से एक टॉपिक पूरा था आईयूपीएसी, दूसरा टॉपिक था आइसोमेरिज्म। इन टॉपिकों के बाद अब हम लोगों को टॉपिक में आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को सीखना होता है कि जो हमारा रिएक्शन है, उस रिएक्शंस में सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या होते हैं, रिएजेंट्स क्या होते हैं, रिएजेंट्स के टाइप क्या होते हैं, और उसके बाद बॉन्ड्स का फिशन या क्लीवेज कैसे होता है, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। उसके बाद फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हम लोग कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स एंड अदर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पर बात करते हैं। देन उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें हम इंडक्टिव, मीजोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशंस के बारे में पढ़ते हैं। देन टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का हिस्सा रहता है। बट मैकेनिज्म से या मैकेनिज्म की तरफ अप्रोच करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिनकी ज़रूरत पड़ती है। उसमें से आज मैं टॉपिक आपको सिखा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक आपका केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एलिमेंट्स पर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन की जो टेक्निक सीखने वाले हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर हाइब्रिडाइजेशन का पता कैसे लगाया जाता है कार्बन पर, तो हम उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन सीखने के बाद कुछ एक हाइब्रिडाइजेशन के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एंड देन क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनमें एरोमेटिक कैरेक्टर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मींस हकल रूल्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और इनको कैसे पता लगाया जाता है। कुछ एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इन दोनों टॉपिकों को कवर करेंगे, देन हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के उसी सीक्वेंशियल पार्ट्स पर लेके चलेंगे जिस पार्ट्स के बारे में मैंने अभी 2 मिनट पहले वीडियो में डिटेल में बोला है। तो आपको ये चीज़ बेहतर समझ में आएगी, पूरी उम्मीद यही कर रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का हमारा नाम है हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि जो कार्बन है उसने कितने पाई बॉन्ड बनाए। बच्चों ध्यान से सुनना, कार्बन ने कितने पाई बॉन्ड बनाए, इस बात से डिसाइड होता है कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं और उस टेबल से अपने डिसीजंस पर पहुंचते हैं। तो हमें लगता है कि आपको टेबल से चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएंगी। मैं टेबल के माध्यम से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपको गलती भी नहीं होगी और आपके क्वेश्चंस भी होने लगेंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए टेबल ड्रॉ कर दी है। अब आप लोग केवल बस देखते चलो, बस वैल्यूज़ रखनी है। ठीक है, देखो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संकरण। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात करी नंबर ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड formed by कार्बन।
कार्बन ने कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं, सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे। और जब ये पता लग जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो कार्बन पाई बॉन्ड कैसे बनाता है, उसके लिए आपको पता होगा कि अगर हमारे पास जो कार्बन है, अगर उसने सिंगल बॉन्ड बनाया तो उस बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड के बारे में, आप पहले भी पढ़ चुके हो कि अगर ऑर्बिटल्स के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, अक्षीय अतिव्यापन होता है, तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। स्टेबल होता है, ज्योमेट्री को डिसाइड सिग्मा बॉन्ड ही करता है, आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब है एक सिग्मा और एक पाई। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब है एक सिग्मा और दो पाई। पाई बॉन्ड जो होता है वो ऑर्बिटल्स की लेटरल ओवरलैपिंग से या साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है, वीक बॉन्ड होता है, और कभी भी रिएक्शन होती है तो पहले पाई बॉन्ड टूटता है, देन उसके बाद सिग्मा बॉन्ड का नंबर आता है। तो पाई बॉन्ड्स ज्योमेट्री का निर्धारण भी नहीं करता है, ये कंपाउंड्स को मात्र एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए फॉर्मेशन होता है। और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में आपसे बात हो चुकी है, पहले कर चुका हूं जब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई होगी। तो यहाँ हम केमिकल बॉन्डिंग पर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड्स पर डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल गिनना सिखा रहे हैं कि हम केवल ये देखेंगे कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं। अगर सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो हम कहेंगे कि इसने एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया है, और अगर एक भी पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है, अगर जीरो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, सॉरी मैं गलत जगह लिख दिया, अगर पाई बॉन्ड कितने बनते हैं, जीरो, अगर जीरो पाई बॉन्ड बनाता है कार्बन तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अगर एक पाई बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और अगर दो पाई बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तीन ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन कार्बन शो करता है, क्योंकि कार्बन में s ऑर्बिटल्स होते हैं और p ऑर्बिटल्स होते हैं, d होते ही नहीं है, और इसलिए कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में केवल तीन ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलते हैं, sp, sp2 और sp3। अब इस टेबल का हम लोग यूज़ करेंगे और इस टेबल का यूज़ करके हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों देखते हैं कुछ एक क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आप लोग इसको अच्छे से करोगे तो आप ही को क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन एटम इन सी सिंगल बॉन्ड सी। देखो ध्यान से, यहाँ कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है। तो आपसे कह रहा है कि जो कार्बन कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता लगाओ। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है और इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इसको बताने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग करेंगे कि कार्बन ने कितने पाई बॉन्ड बनाए। देखो ट्रिपल का मतलब है एक सिग्मा दो पाई, दो पाई बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, और इस कार्बन ने केवल एक ही पाई बॉन्ड बनाया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। sp और sp2 ये आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो कार्बन मौजूद है उस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp एंड sp2। दूसरे क्वेश्चंस को देखो, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यूज हुआ है इस कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में। तो हम लोग एक एक करके सारे कार्बन को चेक करते हैं। जैसे ये वाला कार्बन है, इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इस कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इस कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो बच्चों आप स्ट्रक्चर को देखो,
और स्ट्रक्चर को देखने के बाद आप क्या डिसीजंस देख रहे हो कि इस कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में दो ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन यूज होते दिख रहे हैं, एक तो sp2 और दूसरा sp3, बाकी कोई हाइब्रिडाइजेशन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आप बताओ इस कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यूज हुए हैं, तो इसका आंसर है sp2 एंड sp3। तो ये आपका आंसर नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इन द हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन दिया है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 135 इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो कार्बन की नंबरिंग दे रखी है 1, 3 और 5। आपको 3 कार्बन के बारे में सोचना है, कार्बन नंबर 1 के बारे में, कार्बन नंबर 3 के बारे में और कार्बन नंबर 5 के बारे में। देखो इस कार्बन नंबर 1 ने 2 पाई बॉन्ड बनाए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और इस कार्बन ने एक ही पाई बॉन्ड बनाया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो आप खुद से देखो आपको हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा देखने के लिए मिला, sp, sp3, sp2। देखो sp, sp3 एंड sp2, ये आपका डी आंसर होगा। कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन इसमें इन्वॉल्व हुए हैं तो आपको ये मिल गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पढ़ के देखो क्या लिखा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रीक्वेंटली अंडरगोज लीनियर ओवरलैपिंग मेकिंग सिग्मा बॉन्ड। ये स्टेटमेंट सही है बच्चों, जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनते हैं। ध्यान से समझना, जो नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका ये पहला स्टेटमेंट है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रीक्वेंटली अंडरगोज लेटरल ओवरलैपिंग मेकिंग पाई बॉन्ड। इन अदर वर्ड्स देयर आर सेवरल कंपाउंड्स इन विच पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। आपको बताया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लिखा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो बच्चों थोड़ा सा समझना, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ध्यान से समझना, एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ध्यान से सुनना, जैसे कार्बन की बात करें, ठीक है, तो कार्बन में S और कार्बन का ही P अगर मिक्सिंग करेगा तो बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको हम sp, sp2, sp3 नाम देंगे। अगर एक S और एक P का मिक्सिंग हो रहा है तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर एक S और दो P की मिक्सिंग हो रही है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। एक S और 3 P की मिक्सिंग हो रही है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से समझना। अगर कार्बन का ऑर्बिटल नाइट्रोजन के ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग करे तो जो मिक्स्ड ऑर्बिटल बनेगा उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बच्चों जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, एक टॉपिक आपको पढ़ाया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और जिसके जस्ट बाद एक टॉपिक आया था MOT, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी उसमें हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे थे। फिलहाल यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में मतलब एटम्स के बीच में नहीं हो रहा है, एक ही एटम्स के ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन में। आगे लिखा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बिगर इन साइज मेक शॉर्टर बॉन्ड। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका ये जो ट्रू स्टेटमेंट है वो यही है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रीक्वेंटली अंडरगोज लीनियर ओवरलैपिंग एंड मेकिंग सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं
हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उस स्ट्रक्चर्स के बारे में ए बी सी डी करके, सॉरी, स्ट्रक्चर में आपसे पहले नंबर पर पूछा गया है कि C1 और C2 बॉन्ड ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाई, तो देखो C1 है और ये C2 है, तो आप 2 मिनट के लिए देखो, ये CN है। CN कैसे बनता है, मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बना रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे होता है, ठीक है। अब आप देखो, इस C ने यहाँ 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp, और इस कार्बन ने केवल एक ही पाई बॉन्ड बनाया है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। तो C1 और C2 के बीच में जो ओवरलैपिंग हुई है वो किसकी हुई है, sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो आप चेक कर लो sp3 और sp2 कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ये है ऑप्शन sp3 नहीं, C1 पर क्या है sp, C1 पर क्या है sp, और sp2 कहाँ पर है, ये C ऑप्शन होगा, sp एंड sp2, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स C हैज यूज्ड sp2 ऑर्बिटल इन मेकिंग CO बॉन्ड। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, सबसे पहले C और O बॉन्ड को पहले फाइंड करो। ये बॉन्ड C है, ये कार्बन C है और ये O है, ये बॉन्ड कौन सा है CO, ये देखो C है और ये O है, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है CO, ये C है और ये O है, ये बॉन्ड कौन सा है CO। अब आप CO बॉन्ड में इस वाले कार्बन को देखो, कहोगे अरे इसने तो सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। बट जैसे ही हम इस वाले कार्बन को देखेंगे तो हम कहेंगे अरे इसने तो एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक पाई बॉन्ड की वजह से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। तो आपसे पूछ रहा है कि जो CO बॉन्ड है, उस CO बॉन्ड में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 किस में देखने के लिए मिलेगा, तो आप कहोगे C ऑप्शन में। जो CO बॉन्ड है, उस CO बॉन्ड में जो कार्बन है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके आपसे पूछते हैं, और अगर थोड़ा सा भी आपने सही तरीके से अप्रोच लगाया तो क्वेश्चन गलत होना नहीं है, और क्वेश्चन गलत होता भी नहीं है, ये सरल क्वेश्चंस माने जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को गलत कर भी मत देना वरना आप फाइट से बाहर हो जाओगे। बच्चों ये देखो कुछ क्वेश्चंस और हैं, लिखा है कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड्स, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बनाना है मतलब, और इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब बच्चों इसको थोड़ा सा बना के देखो, देखो C2 ये बन गया C2, और CN4, एक CN, दूसरा CN, तीसरा CN, और ये चौथा CN। बच्चों ये डिटेल स्ट्रक्चर मैंने बना दिया C2 CN4 का। अब इस डिटेल स्ट्रक्चर में देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp 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 sp, और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और sp2। दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेंगे sp एंड sp2। तो देखो इसका आंसर होगा C, ठीक है। sp अकेला होगा नहीं, sp2 अकेला होगा नहीं, sp sp2 sp3 होगा नहीं, जो हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेगा वो sp और sp2 टाइप का होगा, ये आंसर नंबर C होगा। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नेफ्थलीन। अब बच्चों नेफ्थलीन का अगर स्ट्रक्चर आता है तो आप पाई बॉन्ड्स पता कर दोगे। देखो बच्चों ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, इसको कहते हैं बेंजीन। इस बेंजीन में एक रिंग और जोड़ दो, इसको कहा जाता है नेफ्थलीन, इसको कहते हैं नेफ्थलीन। अब देख लो पाई बॉन्ड कितने हैं, डबल का मतलब होता है एक सिग्मा एक पाई, तो डबल बॉन्ड ही देखो, एक पाई, दो पाई, तीन पाई, चार पाई, पांच पाई, तो टोटल कितने दिख रहे हैं
5 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी पाई बॉन्ड नहीं कह रहा, पाई इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इसमें 5 पाई बॉन्ड हैं, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स नेफ्थलीन में होंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है इन विच बॉन्ड द एंगल इज हाईएस्ट। अब बच्चों एंगल के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको बता दें कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है, और इसका जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 तो इसको शेप में कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। और इसका जो हाइब्रिडाइज एंगल होता है वो होता है 120। और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप होता है टेट्रा हेड्रल, और इसका जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो आप खुद से बताओ, आपसे पूछ रहा है एंगल इज हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा एंगल किस में होगा? तो कहोगे सबसे ज़्यादा तो 180 डिग्री होता है, किस में होता है? sp में। तो इसका आंसर होगा sp। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये देखो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने और ले रखे हैं। आप लोग जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मैं आपको बार बार कहता हूं क्वेश्चंस करने से ही आपकी रियल प्रैक्टिस होगी। जितना बढ़िया क्वेश्चंस आप करोगे उतने बढ़िया आपको आने लगेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम इज लाइकली टू पजेस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब बताओ, अभी हाल सिखाया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस में होगी? जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड यही है, यही देखो सारे सिग्मा बॉन्ड बना के रखा है। तो कार्बन नंबर 2 की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से टेट्राहेड्रल टाइप की होगी। आगे कह रहा है नेक्स्ट में द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इज। अब बच्चों देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीखना। आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है। देखो बच्चों 2 मिनट के लिए अगर हम बात करें, आपने केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और तब हमने आपको पढ़ाया था कि जो पाउलिंग स्केल था उस पाउलिंग स्केल पर वेरियस एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग ने पता करी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है? फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी फाइंड आउट करी थी? 4.0। उसके बाद नंबर किसका आया था? ऑक्सीजन का। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी? 3.5। उसके बाद नंबर किसका आया था? नाइट्रोजन क्लोरीन की, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी? 3.0। उसी पाउलिंग स्केल में अगर आप कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दिखाई देती है? 2.5। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दिखती है? 2.5। तो एक नज़र में तो हमको ये लगता है कि भाई कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, तो जितने भी कार्बन जहां भी दिखेंगे उनकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? 2.5। मतलब सारे कार्बन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? सेम। मगर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड करती है उसके हाइब्रिडाइजेशन पर। हाइब्रिडाइजेशन पर कैसे डिपेंड करती है उसको आप सीखो। देखो अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो आप इसको ऐसा समझो, ये हमारे पास एक गोला है, इसके 2 हिस्से कर दिए, एक s और एक p। तो आप बताओ s परसेंटेज कितना हो गया? तो आप कहोगे 50%। आधा आधा गोला हो गया ना, तो s परसेंटेज कितना हो गया? 50%। अब आप बताओ, अगर हमने कहा sp2 के बारे में सोचो, तो आपने कहा एक गोला बनाओ, उसके 3 हिस्से कर दो, एक हिस्सा S और 2 हिस्सा P। तो आप बताओ S का जो परसेंटेज है वो कितना हो गया?
आपका हो गया सर 33.3%। और अगर हम कहें sp3 के बारे में सोचो तो कहोगे एक गोला बनाओ, उसके 4 हिस्से कर दो, एक हिस्सा S और 3 हिस्सा P। तो आप बताओ S का परसेंटेज कितना हो जाएगा? S का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 25%। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना है? 50%। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना है? 33.3%। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना है? 25%। अब आपको याद क्या रखना है कि जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है, या कहें तो हमें फॉर्मूला याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ कार्बन is proportional to percentage of S कैरेक्टर। पूरा लिख लेना, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। S कैरेक्टर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर किसके पास है? sp में। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? sp की। sp के बाद sp2 की, और सबसे कम किसकी होगी? sp3 की। तो आप बताओ जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज, और सबसे कम क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आपसे नया क्वेश्चन पूछ रहा है, लिखा है द CH बॉन्ड डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट इन। अब 2 मिनट के लिए सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो, ये हमारे पास कार्बन है और ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है ना, बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर सोचो अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो ये हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, और जब अपनी ओर खींचेगा तो लेंथ कैसी हो जाएगी? छोटी। जब हाइड्रोजन खिंच जाएगा तो लेंथ कैसी हो जाएगी? छोटी। तो कहने का मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि CH बॉन्ड की जो लेंथ है वो सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट पूछ रहा है ना, सबसे लंबी कहाँ है? तो आप कहोगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम कब कहां होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कहां होगी? अभी पिछला ही क्वेश्चन किया था, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कौन सा होगा? जिसने पाई बॉन्ड ना बनाया हो, जिसने केवल कौन से बॉन्ड बनाए हो? सिग्मा बॉन्ड बनाए हो। और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? एल्केन। और एल्केन का इसमें फॉर्मूला खुद से चेक कर लो, एल्केन टाइप का फॉर्मूला कौन सा है बच्चों? देखो C2H2 है, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है जिसको अपन लोग C2H2 कहते हैं। C2H4 को अपन लोग क्या लिखते हो? C2H4 को अपन लोग क्या लिखते हो? C2H4 को ये C2H4 का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये C6H6 है, ये तो हमारे पास बेंजीन है। और ये है हमारा एक तरह से कह लो एल्केन टाइप की है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसमें Br है, एक और Br है, और बाकी के H हैं, H। ये स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिए हैं। अब आप खुद से चेक करो, यहाँ पर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3। और sp3 होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? सबसे कम है। और सबसे कम होने की वजह से ये हाइड्रोजन को अपनी ओर नहीं खींचेगा, जिसकी वजह से H और C के बीच का जो बॉन्ड होगा वो लंबा होगा, लॉन्गेस्ट होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? C। तो बच्चों इस तरह से CH बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो लॉन्गेस्ट कहाँ है, शॉर्टेस्ट कहाँ है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखो आप लोग, आपको खुद ही क्वेश्चंस बढ़िया लगेगा।
देखो क्वेश्चन है, बच्चों क्वेश्चंस के माध्यम से मैं कई सारी चीजें सिखा दे रहा हूं। एक्चुअली क्या है, टॉपिक को सिखाने में बहुत समय लगेगा। टॉपिक का बड़ा सीक्वेंस बढ़िया है कि पहले ये टॉपिक पढ़ो, फिर ये टॉपिक पढ़ो, फिर ये टॉपिक पढ़ो। मैं उस तरह से अगर आपको पढ़ाऊंगा तो टॉपिक तो सारे हो जाएंगे, मगर दिक्कत कहाँ आ रही है कि अगर इन सारे टॉपिकों को अगर एक एक करके डिस्कस करके पढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और हमारे पास क्लासों की संख्या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बड़ी सीमित है। इसलिए जब सीमित टॉपिक होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी भी टॉपिक में जाएंगे तो हमारे बाकी टॉपिक छूट जाएंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस में जो भी टॉपिक आपको नया सा दिखेगा वो मैं टॉपिक यहीं डिस्कस कर दूंगा। जैसे यही टॉपिक देखो, एक नया टॉपिक आने वाला है, द कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन। अब बच्चों प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है उसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उससे आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलो यही स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ये है आइसोब्यूटीन। चलो एक काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये देखो CH3 CH2 C CH3 CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3। बच्चों ये देखो, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखो और पहले हमको ये बताओ कि जो कार्बन है वो 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो 4 तरह के कार्बन होते हैं। इनमें कौन सा कार्बन कौन सा है? तो बच्चों याद रखना, इसको तरीका देखो मैं बता रहा हूं। जो कार्बन केवल एक तरफ एल्किल ग्रुप बनाता है उसको बोलते हैं 1 डिग्री। ये कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री। जैसे ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन ने केवल एक तरफ ये बड़ा सा एल्किल ग्रुप बनाया है, तो ये कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री। या कहें तो किनारे वाला जो कार्बन होता है वो 1 डिग्री होता है। ये देखो ये वाला कार्बन भी कैसा है? 1 डिग्री। ये वाला भी कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री। ये वाला भी कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री। तो बच्चों 1 डिग्री कार्बन को निकालने में तो दिक्कत नहीं होगी ना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के ऊपर पॉइंट करो और देखो कि उसके दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ कितने कार्बन और जुड़े हुए हैं। अगर कार्बन से एक तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। अब इस वाले कार्बन को देखो, अब देखो तुम इस वाले कार्बन को, ये देखो ये हमारे पास कार्बन है। इस कार्बन ने इस तरफ भी कार्बन जुड़ा हुआ है और इस तरफ भी कार्बन जुड़ा हुआ है, दो तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है। तो बताओ ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री। तो द्वितीयक कार्बन कौन सा होता है ये पहचान में आ गया। अब द्वितीयक के बाद आओ इस वाले कार्बन पर। अब आप बताओ बच्चों, ये वाला कार्बन है, इसके इस तरफ कार्बन है, इस तरफ कार्बन है और इस तरफ भी कार्बन है, 3 तरफ कार्बन है। तो ये कौन सा कार्बन हो गया? 3 डिग्री, या कहें तो तृतीयक कार्बन। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन आपको समझ में आ गए। अब जो एक और बचा उसको और देख लेते हैं, ये देखो ये वाला कार्बन देखो बच्चों, ये कार्बन ने एक तरफ बॉन्ड बनाया, एक कार्बन, दूसरी तरफ कार्बन, तीसरी तरफ कार्बन और चौथे तरफ कार्बन, चारों तरफ कार्बन से अटैच है, तो ये कहलाएगा क्वाटरनरी कार्बन। हमने 4 डिग्री लिख दिया समझने के लिए। तो आप बताओ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्वाटरनरी कार्बन पहचानना तो आसान है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, कौन सा क्वाटरनरी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। ये कौन से हाइड्रोजन है? 1 डिग्री हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। अब मान लो यही स्ट्रक्चर बना हुआ है और हम आपसे पूछें कि बताओ इसमें कितने प्राइमरी हाइड्रोजन हैं, तो आप कहोगे प्राइमरी हाइड्रोजन 3 ये हैं,
तीन ये हैं, तीन ये हैं, 9 और 3 12 और 3 15। तो आप कहोगे सर इसमें 15 प्राइमरी हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन प्राइमरी हैं? 15 हाइड्रोजन कैसे हैं प्राइमरी? 15 हाइड्रोजन है, 15 हाइड्रोजन है जिसकी कैटेगरी कैसी है? 1 डिग्री। अब हम आपसे पूछे चलो बताओ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? तो कहोगे ये वाला कार्बन सेकेंडरी है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी है, 2 हाइड्रोजन इससे अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन इससे अटैच हैं। तो आप बोलोगे 4 हाइड्रोजन है कैसे? सेकेंडरी। हम आपसे पूछे टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं? तो बोलोगे टर्सरी कार्बन से तो एक ही टर्सरी कार्बन है और उससे एक हाइड्रोजन अटैच है, तो एक हाइड्रोजन है हमारा जो कि कैसा है? टर्सरी। और क्वाटरनरी कार्बन से तो ऑलरेडी चारों तरफ कार्बन अटैच होते हैं, तो हाइड्रोजन इसमें होता नहीं, तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन होते हैं 3 टाइप के, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन। कार्बन होते हैं 4 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। कैसे पता लगाते हैं? पता लग गया होगा। अब बच्चों आपके क्वेश्चन में कह रहा है द कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन किस में पाए जाते हैं? तो आप बच्चों स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, इसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन को थोड़ा बना के देखो तो कहोगे CH3, CH2 एंड CH3, ये बन गया प्रोपेन। आप कहोगे ये वाला है प्राइमरी हाइड्रोजन, ये वाला है प्राइमरी हाइड्रोजन और ये वाला है द्वितीयक सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो ये आंसर तो होगा नहीं प्रोपेन। अब कहो चलो साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, ये बना दिया साइक्लोहेक्सेन। अब आप बताओ साइक्लोहेक्सेन में किसी भी कार्बन को पकड़ो, इसमें इस तरफ भी कार्बन अटैच है और इस तरफ भी कार्बन अटैच है, तो आप खुद से कहोगे कि हर कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है, इसका मतलब जो भी हाइड्रोजन इससे अटैच होंगे ये हाइड्रोजन कौन से होंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे, प्राइमरी तो नहीं होंगे। तो ये आपका आंसर सी भी नहीं है। अब चलो बात करते हैं 2,3 डाइमेथिल ब्यूटवनीन। तो पहले आप ब्यूटवनीन बनाओ, 1 2 3 4, ये ब्यूट बन गया। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड बना दो तो इसको बोलेंगे ब्यूटवनीन, बाकी सिंगल बॉन्ड बना दो। अब देखो 2,3 2 नंबर पर और 3 नंबर पर डाइमेथिल, 2 बार मैथिल लगा दो, एक बार मैथिल एक बार और मैथिल, इसको बोलेंगे 2,3 डाइमेथिल और बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। CH2 ये तो 4 वैलेंसी हो गई, यहां पर H हो गया और यहां हो गया CH3। तो बच्चों आप बताओ ये हाइड्रोजन प्राइमरी 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 प्राइमरी, मगर ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा है? ये टर्सरी है। तो इसमें 2 तरह के हाइड्रोजन है, प्राइमरी है टर्सरी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आइसोब्यूटीन। अब आइसोब्यूटीन की स्ट्रक्चर भी अगर आप बना के देखना चाहो तो आप वो भी बना के देख सकते हो। ये हमारे पास आइसो होता है, इसको बोलते हैं आइसो, और ये बन गया हमारा आइसोब्यूटीन। अब बताओ ये वाले 3 हाइड्रोजन, ये वाले 3 हाइड्रोजन, ये वाले 2 हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हैं और इसी में केवल प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आइसोब्यूटीन। ठीक है, इसी में केवल प्राइमरी हाइड्रोजन देखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन क्या होते हैं ये समझ में आ गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन कैसे निकाले जाते हैं ये पता चल गया, और कितने होंगे ये आपको समझ में आ गया। कार्बन को देखना है, डबल बॉन्ड से घबराना नहीं है कि डबल बॉन्ड है तो क्या ये प्राइमरी होगा या सेकेंडरी। डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है, कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं इस बात से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इफेक्ट होता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन और है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी करके देखो। बच्चों जितना क्वेश्चंस आप करेंगे उतना आपको टॉपिक आने लगेगा। ये तो वही क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन है, शायद डबल बार स्लाइड बन गई मुझ पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 1 कार्बन एटम 2, इनमें
हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है आप बताओ। ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, sp एंड sp2, आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी। ये ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो आप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटीन 3 आयन। अब बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप बनाओगे स्ट्रक्चर। देखो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 इन, 3 आयन 2 3, 3 पर ट्रिपल बॉन्ड। अब H से वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, ये बन गया। इसका नाम क्या है, 1 ब्यूटीन 3 आयन। आपसे कह रहा है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो पहले पाई बॉन्ड गिन लो क्योंकि उसको गिनना आसान होता है। अब बच्चों आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक पाई, तो एक पाई बॉन्ड तो ये, सॉरी ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप बताओ एक पाई बॉन्ड तो ये है और 2 पाई बॉन्ड ये है, तो कुल कितने पाई बॉन्ड हैं। आप कहोगे सर 3 पाई बॉन्ड हैं। कुल पाई बॉन्ड कितने हैं 3। मैं इसको पूरा बना दूं, ये एक पाई बॉन्ड ये है, 2 पाई बॉन्ड ये है, तो पाई बॉन्ड कितने हैं 3। तो आप पाई बॉन्ड से ही नतीजे पे पहुंच जाओगे, ये पाई बॉन्ड है 3। यहीं पे देखो 3 पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, 2 ये है और 3 ये है, 3 तो हो गए। अब H भी तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 3 के बाद 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे क्योंकि C और H के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो भी सिग्मा टाइप का रहता है। तो 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 इसमें पाई बॉन्ड होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाएगा। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो बच्चों ये कह रहा है अंडरलाइंड कार्बन जो है, अंडरलाइंड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। किसमें अंडरलाइंड कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कहोगे ये वाला। देखो CH3 CH2 Cn को अपन लोग क्या लिखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp। आपसे क्या, सॉरी sp3 पूछ रहा है, तो sp3 में देखो ये वाला जो कार्बन है इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इस वाले कार्बन ने ये स्ट्रक्चर बनाया है CONH2, तो देखो पाई बॉन्ड बना के रखा है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। मगर इस वाले कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड ही बनाए हैं तो ये वाला जो कार्बन है ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसमें से किसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन नहीं है ये बताना है। तो आप सबका स्ट्रक्चर बना लो। आप पहले एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CO CH3। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 डबल बॉन्ड बना है तो ये तो आंसर नहीं होगा। एसिटिक एसिड स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 COOH डबल बॉन्ड बनाया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, ये आंसर नहीं होगा। एसिटामाइड फॉर्मूला लगाओ, CH3 CONH2, इसको बोलते हैं एसिटामाइड, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, ये आंसर नहीं होगा। तो ले दे करके आंसर क्या होना चाहिए एसीटो नाइट्राइल, एसीटो नाइट्राइल CH3 CO नहीं, डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एसीटो नाइट्राइल। ये आपका आंसर आएगा एसीटो नाइट्राइल, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, बट इसमें भी तो sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2
हाइब्रिडाइज, या तो गलत लिखा हुआ है, एसीटोनाइट्राइल। चलो देखते हैं इसको। ये आंसर अभी एक्चुअली इस क्वेश्चन को गलत में डाल दो आप, एसीटोनाइट्राइल से क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ और नाम होगा, जाने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन सी सिग्मा, सी सिंगल बॉन्ड सी। इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp है और यहाँ पर sp2 है, तो sp आपका आंसर होगा, sp ये आंसर होगा, पढ़ चुके हो आप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाना है, और हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2 sp एंड sp। चेक करो, sp2 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 नहीं, sp2 sp2 sp किसमें होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द, चलो एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको करके देखते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp2, इस पे हाइब्रिडेशन आएगा sp, इस पे भी हाइब्रिडेशन, यही होगा आंसर, ये होगा आंसर। ठीक है, बाकी को चेक कर लो, इसका हाइब्रिडेशन है sp 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 और sp, ये तो आंसर होगा नहीं। इसको चेक करो, sp2 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 एंड sp2, ये आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट को चेक करो, sp2 sp sp sp2, ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक को समझने से पहले आपको बता दें, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भाग में बांटा था, एक थे ओपन चेन कंपाउंड और एक थे साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब जो साइक्लिक कंपाउंड थे वो दो तरह के थे, एक थे होमोसाइक्लिक और एक थे हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब जिसमें कार्बन ही कार्बन हो, और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कार्बन के साथ उसमें हेट्रो एटम भी हो। अब जो होमोसाइक्लिक थे वो भी दो तरह के थे, एलिसाइक्लिक और दूसरे थे एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह के थे, एलिसाइक्लिक और दूसरे थे एरोमेटिक। तो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम लोगों को आज वो टॉपिक सीखना है। तो बच्चों ध्यान रखना, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हकल्स रूल का पालन करते हैं। ठीक है, द कंपाउंड विच ओबे द हकल्स रूल आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हकल रूल्स का पालन करते हैं। और हकल रूल क्या होता है कि कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनरिटी चेक करने के लिए हर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर प्लेनर है। और तीसरा उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें हैं तो हम कहेंगे कि ये हकल रूल को फुलफिल कर रहा है। तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए, साइक्लिक भी होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर्स भी होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो कंपाउंड्स एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर अगर किसी कंपाउंड में पाया जाता है, दैट मीन्स वो कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को शो करता है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम कैसे चेक करते हैं, तो उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं और उसमें तीनों चीज़ों को हम लोग लगा लगा करके निकालते हैं कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर साइक्लिक है, इस कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर प्लेनर है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें है तो वो कंपाउंड्स कैसा होता है, एरोमेटिक। हकल्स रूल जो है वो मैंने इस स्लाइड में लिख रखा है आपके लिए, आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो आपको हकल रूल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये मैंने हकल रूल आपके लिए लिख रखा है, आप ध्यान से इसको देखो और बच्चों अच्छे से करना इसे। ठीक है, लिखा है अकॉर्डिंग टू हकल रूल। ठीक है,
रूल कौन सा है? हकल रूल. According to Huckel rule, a compound will be aromatic if it fulfill the following 4 conditions. अगर ये 4 conditions को fulfill करता है तो वो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा. इसकी कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक. मैंने अभी हाल बताया कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए. दूसरा पॉइंट क्या है? कंपाउंड शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर. इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए? प्लेनर. और प्लेनरिटी चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालो. अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो हम कहेंगे कि प्लेनर स्ट्रक्चर है. प्लेनर अगर है तो हम कहेंगे कि दूसरी कंडीशंस फुलफिल हो रही है. तीसरी कंडीशन है कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड. अगर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो तो कॉन्जुगेशन की कंडीशन अपने आप बन जाएगी. और अगर नहीं निकाल रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन आपको प्लेनरिटी कहीं से दी हुई है, तो आप कॉन्जुगेशन को कैसे चेक करोगे? ये सिचुएशन आनी चाहिए. डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह की सिचुएशन आनी चाहिए. डबल को हम पाई बॉन्ड कह सकते हैं. पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा. तो ये कंडीशन हमारी कॉन्जुगेशन की कंडीशन होती है. डबल की जगह ट्रिपल भी आ सकता है. तो कॉन्जुगेशन की कंडीशन अगर हमारे पास है तो भी वो तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? कॉन्जुगेटेड है. ठीक है. और कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. ध्यान से समझना, कितना इलेक्ट्रॉन? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. अब इसमें n की वैल्यू रखो. n की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन. अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन. n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन. n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो हो जाएंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे, वो कितने होने चाहिए? 2, 6, 10 या 14 या आगे भी हो सकते हैं. तो हम कहेंगे कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है. तो कुल मिला के 4 कंडीशंस आपको देखनी है. कंपाउंड्स को साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, नियरली प्लेनर होना चाहिए, और इसमें कॉन्जुगेशन की कंडीशंस दिखनी चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हमारा कंपाउंड कैसा होता है? हकल रूल का को ओबे करता है. और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स. और एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, ध्यान रखना. एरोमेटिक चेक करने के लिए हकल रूल का तरीका मैंने बता दिया. अब बच्चों ये कुछ एक क्वेश्चन टाइप है, आप इनको देखो जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाए कि क्या चीज़ हमने बताने की आपको कोशिश करी है. ये देखो, ध्यान से देखना बच्चों. ये देखो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है. ये स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैंने दोबारा बना दिया है. ये बच्चों ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का. अब बेंजीन में देखो कितने पाई बॉन्ड हैं. तो आप कहोगे एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, और एक पाई बॉन्ड ये है. बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने हैं? 3. और आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो आप बताओ बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन. और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कब आएंगे? जब n की वैल्यू कितनी होगी? 1. n की वैल्यू अगर 1 होगी तो 4n+2 में n का मान अगर 1 रख दोगे, n का मान 1 रख दोगे, तो आप पाओगे कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6. तो हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन देख करके तुरंत कहेंगे कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है. अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कब हैं? जब n की वैल्यू हमने कितनी रखी? 1 रखी. तो पहला स्ट्रक्चर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है. इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है. और डबल बॉन्ड को देखो, सॉरी कॉन्जुगेशन देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पाई सिंगल, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, इस तरह की सिचुएशन बन रही है. तो कॉन्जुगेशन भी इसमें दिख रहा है. 3 शर्त पूरी हो गई. और चौथी जो शर्त है कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? प्लेनर. तो आप हाइब्रिडाइजेशन सबका चेक कर लो. सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2. सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2. अभी हाल मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया है. सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा?
sp2, दैट इज ये चारों कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो ये कैसा है, एरोमेटिक है। अगले वाले में देखो, ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, इसमें पाई बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हैं, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और n की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे, इसमें n की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो साइक्लिक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल सिंगल डबल सब जगह देखने के लिए मिलेगा, कॉन्जुगेशन भी है, और सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये चारों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो नेफ्थलीन भी कैसा होता है, एरोमेटिक। बच्चों ये है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, पाई बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, ठीक है। जिसको ना दिख रहा हो मैं उसके लिए दोबारा बना दे रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा देखने में आपको आसानी रहे। थोड़ी सी स्लाइड ब्लर है, इसलिए मैं इसको दोबारा बना दे रहा हूँ। ये हमारे पास एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। अब आप गिन लो कितने पाई बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का दुगना 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, और n की वैल्यू अगर 3 रख दोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सभी पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल की सिचुएशन आ रही है, मींस कॉन्जुगेशन भी है, चारों शर्तें इसमें पूरी हो रही हैं। ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। ये देखो बच्चों, ये हमारा पायरोल है। इस पायरोल में ध्यान से समझने वाली बात है, यहां देखो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये पायरोल का स्ट्रक्चर है। अब ऐसा लगता है जैसे इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, 2 डबल बॉन्ड हैं, 2 डबल बॉन्ड हैं, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो डबल सिंगल लोन पेयर, ये देखो डबल सिंगल लोन पेयर, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो कॉन्जुगेशन की कंडीशंस कहलाती है, और कॉन्जुगेशन की कंडीशन कहलाएगी तो इसका मतलब ये जो सिंगल लोन पेयर है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, मींस इसकी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ये सब आपने 11th-12th क्लास में सीखी होगी, रीजोनेटिंग कंडीशंस या रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं अभी सिखाऊंगा अभी दोबारा से, बट अभी फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनेगी, इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो आप बताओ, ये जो लोन पेयर था इसने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो ये लोन पेयर नहीं है, अब ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 तो थे, और ये लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट होने लगा, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जो पायरोल है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और सभी पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, और कॉन्जुगेशन तो इसमें है ही। तो ये चारों कंडीशंस फुलफिल करता है, इसलिए ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, ये बच्चों ये हमारा प्यूरॉन है और थायोफिन है, ये पायरिडीन है, ये आपका साइक्लोप्रोपिनाइल आपका कार्बोकेटाइन है। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एक एक करके हम इनको चेक करते हैं तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। अब मैं यहाँ ओ लगा रहा हूँ, देखो इस कंपाउंड्स को चेक करा रहा हूँ, ये देखो। अब यहां अगर हम देखें तो पाई बॉन्ड तो 2 दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड तो 2 दिख रहे हैं, मगर ये जो लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं इसमें, मगर लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने में एक ही इस्तेमाल होगा, एक ही लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान से समझना, लोन पेयर हैं जरूर ज्यादा, मगर एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, इस तरह से। तो आप बताओ, ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड, ये इस तरह का बनेगा, इस पर आएगा प्लस, और एक लोन पेयर अभी भी इसमें शेष है, एक लोन पेयर अभी भी शेष बचेगा। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो कि ये जो लोन पेयर है इसने कॉन्जुगेशन में रहते हुए बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया, तो अब ये लोन पेयर का एक पेयर, 2 लोन पेयर हैं बट एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक ही लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो थे, और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन है, और सभी पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है,
तो ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। अब ऑक्सीजन होगा या फिर सल्फर होगा, फ्यूरॉन होगा या फिर हमारा थायोफीन होगा। ठीक है, ये कंपाउंड आपको पता चल गया बच्चों। ये कहलाता है पाइरिडीन। ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको सीखो। ये हमारा पाइरिडीन है बच्चों। इसमें ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो इसमें ऑलरेडी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप ऐसा नहीं कहना कि डबल सिंगल लोन पेयर है। आप बताओ अगर ये लोन पेयर यहां मूव कर जाए तो ये डबल बॉन्ड दो हो जाएंगे। ऐसा सिचुएशन अनस्टेबिलिटी लाता है, इसलिए इस तरह की सिचुएशन आपको नहीं बनानी है। यहां ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये ऑलरेडी एरोमेटिक है। और ऑलरेडी एरोमेटिक है का मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा। तो इसका जो लोन पेयर है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसको आप पाई इलेक्ट्रॉन मत गिनिएगा। इसमें नॉर्मल पाई बॉन्ड 3 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज प्लेनर है, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें केवल एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है, दैट इज इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और n का वैल्यू अगर 0 रख दें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल का ओबे करेंगे। और सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। कार्बोकैटायन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। इसी तरह से कार्बेनाइन अगर कॉन्जुगेशन में होता है, कार्बेनाइन अगर कॉन्जुगेशन में होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, sp2। ध्यान से समझना, देखो ध्यान से देखो। अगर ये हमारे पास है CH3-, हमने आपसे बोला इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तुरंत कहोगे sp3। हमने कहा चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, CH3 CH2-। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप कहोगे sp3। तो जो कार्ब एनाइन होता है, कार्ब एनाइन का मतलब जो कार्बन पर माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर यही कार्बेनाइन कॉन्जुगेशन में है, ध्यान से समझना, कॉन्जुगेशन का मतलब है डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो ये इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेगा। और तब जाकर के इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगा, sp2। ध्यान से समझना, कार्बोकैटायन पर, कार्बन पर अगर प्लस चार्ज है तो सोचना ही नहीं है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा। कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो सोचना पड़ेगा कि वो कॉन्जुगेशन में अगर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को देखो, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं यहां बना दे रहा हूं, ये साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्बेनाइन ये है। अब ये जो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं, और इसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया तो 2 ये हैं। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है। बट जब हाइब्रिडाइजेशन की बारी आएगी तो ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है बल्कि sp2 होगा। क्यों होगा sp2, क्योंकि यहां पर डबल सिंगल नेगेटिव है, मींस ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन में है, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेगा वो क्या मिलेगा, sp2। तो sp2 होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, चारों कंडीशंस फुलफिल होगी। और ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। और यहाँ वाले कंपाउंड को भी हम देखेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। इसको मैं बना देता हूँ नीचे की तरफ, थोड़ा देख लो, इसको बना देता हूँ नीचे की तरफ, ये बनाया मैंने। देखो sp2 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 और कार्बन पर प्लस है तो ये भी sp2। तो sp2 होने की वजह से प्लेनर हो गया, साइक्लिक हो गया, डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन भी हो गया। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखना,
ये 3 स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल वैसे भी मौखिक याद होने चाहिए। ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है, ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है, और ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है। ये 3 कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार कई एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ये कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं, ये हक्कल्स रूल का पालन करते हैं, और पायरोल, पायरिडीन, थायोफीन, फ्यूरॉन, ये सब आपके क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों आपने हक्कल रूल पढ़ लिया। अब हक्कल रूल तो बताता है एरोमेटिक को। अब पूरी की पूरी हक्कल रूल की कंडीशंस एप्लीकेबल हो, और लास्ट में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह अगर आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये एंटी एरोमेटिक है। ध्यान से समझना, पहली कंडीशंस क्या है, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, प्लेनर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और चौथी कंडीशन थोड़ी हटके है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ध्यान से समझना, सॉरी 4 पाई कह रहा हूं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये कंपाउंड होते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। कंडीशंस वही है, बस पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होनी चाहिए, 4n होनी चाहिए। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो 0 तो खैर मतलब ही नहीं है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, और ये कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं। इस स्लाइड पर मैंने यही चीज़ें शो करके रखी हैं, आप देखो इसे, देखो ये स्लाइड पर मैंने यही चीज़ शो करी है। देखो लिखा है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, लिखा है अकॉर्डिंग टू हकल रूल कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक इफ इट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करता है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, ठीक है, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड। ये 3 कंडीशन तो कॉमन है। लिखा है कंपाउंड शुड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन और डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वेयर n इज होल नंबर एंड इट्स वैल्यू में भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। अगर इस तरह की कंडीशंस अगर रहती है तो वो कंपाउंड्स कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो आइए इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी जल्दी इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड। आपसे पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। तो देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। इसको मैंने अभी हाल चेक करके बताया था कि ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। यहाँ देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, मैंने अभी निकाल के दिखाए हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। अब देखो इसमें एरोमेटिक में डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ये देखो मैंने अभी हाल सिखाया था, ये कंपाउंड एरोमेटिक होता ही है। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 4 और 2 6। ये देखो ये इस तरह से बॉन्ड्स फॉर्मेशन करेंगे, एक बार ये करेगा एक बार ये करेगा, तो 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो आप देखोगे कि यहाँ कॉन्जुगेशन भी है, तो ये कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, एरोमेटिक की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। अब बच्चों खुद देख लो, यहां पर हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3, तो ये तो एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। यहां पर भी देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी कैसा है, नॉन एरोमेटिक। और ये तो ओपन चेन कंपाउंड है, ये भी कैसा है, नॉन एरोमेटिक। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक टाइप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। अब बच्चों यहां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको थोड़ा सा सीखना चाहिए आपको। देखो ये जो कंपाउंड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो एरोमेटिक होगा नहीं। यहां पर भी देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर जरूर है, यहां पर ये एरोमेटिक होगा नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। यहां पर और यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको आप सीखो। बच्चों ये जो कंपाउंड है ये फॉरन टोटोमराइज हो जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, टोटोमराइज हो जाएगा, या टोटोमराइजेशन के फॉर्म में तो पूछना भी नहीं है। ये कंपाउंड देखो, ये इधर से इधर से इधर से ऐसे पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो आप क्या देखोगे, sp2 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 और sp2 सारे कार्बन पर या हेट्रो एटम पर हाइब्रिडेशन कैसा है, sp2। दैट मीन्स ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन्स प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। और अगर इसमें हम टोटोमराइजेशन देखेंगे तब देखेंगे, अभी फिलहाल ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कॉन्जुगेशन की कंडीशंस यहाँ नहीं बन रही है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहाँ स्ट्रक्चर भी प्लेनर नहीं आएगा और ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। और आपसे पूछा था कि कौन सा एरोमेटिक है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में अभी हाल सिखाया था 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सॉरी 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन कब होते हैं, जब 4n पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू हम कितनी रख दें, 1। अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसी कंपाउंड में आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये कंपाउंड क्या है, एग्जैक्टली एरोमेटिक है। यहाँ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होगा ही नहीं। यहाँ पर भी देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये आपकी कंडीशंस पूरी नहीं कर रहा है, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। यही कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एम्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा, ये है देखो पूछा गया है, इसके बारे में अभी हाल पढ़ा है। इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम कैटायन इज एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है, एरोमेटिक होता है। रीजन क्या रहा है, द ओनली प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस इट्स एरोमेटिक बिहेवियर इज प्लेनर स्ट्रक्चर। तो क्या केवल प्लेनर स्ट्रक्चर से हम एरोमेटिक कैरेक्टर को बताते हैं, इसमें तो पूरी 4 कैटेगरी लगती है ना, कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये असर्शन तो सही है मगर उसका रीजन गलत है, ठीक है। तो देखो लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, गलत आंसर। बोथ assertion and reasons are true but the reason is not correct explanation of the assertion, ये भी incorrect है। assertion is true but reason is false, ये सही आंसर है। assertion सही है और एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए केवल प्लेनर नहीं होता है, प्लेनर के साथ 3 और कंडीशंस होती हैं, वो मिल जाती हैं तब जाकर के वो एरोमेटिक को डिसाइड करती हैं। तो assertion सही है, रीजन गलत है, और बाकी के सी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ये
साइक्लोपेंटा डाइनाइल अभी हाल सिखाया था, ये साइक्लोपेंटा ये हमारा है साइक्लोपेंटा डाइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन इज मच मोर स्टेबल देन एलाइल एनाइन। एलाइल एनाइन क्या होता है ये देख लो, ये हमारे पास है एलाइल कार्बेनाइन, ये क्या है लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। सही बात है, ये मोर स्टेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये कैसा है एरोमेटिक है। लिखा है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन इज एरोमेटिक इन कैरेक्टर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर होगा ए। बोथ assertion and reasons are true and the reason is the correct explanation of the assertion, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सा है आप बताओ? ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है और ये कंपाउंड भी कैसा है एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक पूछा गया था तो ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो देखो हकल रूल को लगा करके देख सकते हो आप। इसमें हकल रूल लग जाएगा, एरोमेटिक होगा, और इसमें हकल रूल लगेगा मगर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो ये एंटी एरोमेटिक हैं। तो ये 3 कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हैं और ये वाला कंपाउंड कैसा है एरोमेटिक है। तो आप देख सकते हो पिछले वाले क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एलाइल कार्बेनाइन। क्यों होता है? क्योंकि ये एरोमेटिक होता है। तो रीज़न में लिखा है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन एरोमेटिक कैरेक्टर। तो एसर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा ए। ये कुछ वॉइस का इशू हो गया था तो वो आप यहाँ से मैंने उसको रिपीट कर दिया। ये देखो एक दो क्वेश्चन और हैं, एक दो क्वेश्चंस और इनको देखो। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द स्ट्रक्चर बिलो वुड बी एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक होगा? तो आप खुद देखो, ये तो एंटी एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये एरोमेटिक ही नहीं होगा। ये वाला कंपाउंड कैसा होगा एरोमेटिक, तो ओनली क्या होगा 4। तो ओनली 4 होना चाहिए एरोमेटिक। इसमें आंसर दिया नहीं, थर्ड एंड फोर्थ। एक्चुअली यहाँ पर एक काम करो, जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अगर ये डबल बॉन्ड होगा तब ये एरोमेटिक होगा, तब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं टिक कर सकते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो केवल इसका आंसर आता ओनली 4, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए हमने इसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। आप बताओ एरोमेटिक, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ही 8 हैं। ये वाला एरोमेटिक होगा, नेफ्थलीन है। ये वाला कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एरोमेटिक नहीं होगा, और आपको पता है ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। और इसमें 2 4 6 8 10 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। केवल और केवल एरोमेटिक होगा ओनली 2, तो इसका आंसर होगा बी। ओनली 2 क्या होगा एरोमेटिक, बाकी कोई भी इसमें एरोमेटिक नहीं होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। आपसे पूछ रहा है एरोमेटिक कौन सा होगा, तो आप एरोमेटिक को चेक कर लो इसे। ये वाला कंपाउंड 1 एरोमेटिक है, ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड में एरोमेटिसिटी नहीं आएगी और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक
नहीं होगा, ठीक है, ये भी एरोमेटिक नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ओनली 1। इसके बाद देखो नेक्स्ट वाले में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक पूछ रहा है, तो जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाएं, तो ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक। ये तो एरोमेटिक ही नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है। यहाँ एरोमेटिक की कंडीशंस है ये, ठीक है, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक नहीं है। ये भी एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक नहीं है, और ये भी एरोमेटिक है, दैट मीन्स एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो इसका आंसर होगा 4th। अब लास्ट में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनाइन इज एरोमेटिक। आपसे एरोमेटिक पूछ रहा है, तो अभी हाल सिखाया, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बेनाइन होता है, ये एरोमेटिक होता है, बाकी एरोमेटिक नहीं होंगे, चेक करके देख लेना। नेक्स्ट देखो और लास्ट देखो, द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। कौन सा नॉन एरोमेटिक है, तो आपको दिख रहा है यही कंडीशंस है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, बाकी सारे कंपाउंड्स कैसे हैं, एरोमेटिक हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने IUPAC सीखी, आइसोमेरिज्म सीखी, हाइब्रिडाइजेशन सीखा, और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसको सीखा। अब इसके अगले सेक्शन में हम लोग आगे बात करेंगे, जिसमें हम लोग बॉन्ड फिशन की बात करेंगे, और बॉन्ड फिशन के बाद हम रिएक्शन इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को क्रम से देखते रहिए। पूरी उम्मीद है कि आप लोग अगर पूरा टॉपिक देखोगे, करोगे, तो आप लोगों को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से बढ़िया से समझ में आने लगेगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।